जय हिंद। मैं रणविजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल भारत 18 न्यूज पर। आज की कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए हम चलते हैं आज से लगभग 4 साल पहले। ये बात है 8 सितंबर 2017 की। एक बच्चा, उसके माँ बाप उसको तैयार करते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए। उसके पिताजी उसको स्कूल तक छोड़ने आते हैं, स्कूल के गेट पर छोड़ते हैं और वहां से वो अपने घर जाते हैं। उनकी नजर में उनका बच्चा पढ़ने गया है, खेलने गया है, अपना भविष्य बनाने गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो मुलाकात है, ये बच्चे से उनकी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद जो उनका बच्चा है वो कभी वापस लौट कर ही नहीं आएगा। अभी उनको 1 घंटे भी नहीं हुआ था घर पहुंचे और उनके पास खबर जाती है कि उनका बेटा है जो वो बुरी अवस्था में है, बुरी कंडीशन में है, घायल है। अब वो घबराते हैं क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही वो अपने बेटे को छोड़ करके आए थे स्कूल पर और स्कूल से ऐसी खबर आई है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था। वो हड़बड़ा करके हॉस्पिटल जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जो है उसकी मृत्यु हो गई है, वो मर गया है। अब यहाँ पर एक माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा पढ़ने के लिए और 1 घंटे बाद उन्हें ऐसा पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो कभी वापस नहीं आने वाला, उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो उस समय क्या फील कर रहे होंगे, वो क्या एहसास कर रहे होंगे उस समय। अब मेन बात आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन जो एक हंसता खेलता बच्चा वापस ना आ पाया। तो स्कूल की बात करें तो स्कूल में हमें यह पता चलता है कि जो वो बच्चा होता है, बाथरूम में उसकी लाश पड़ी होती है। एक 11th क्लास का बच्चा अचानक से शोर मचाता है और सबको घबरा करके बताता है कि मैम, एक बच्चा है, एक छोटा सा लड़का है, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है बाथरूम के अंदर। अब इस समय पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई थी, सब इधर उधर परेशान हो गए थे। किसी तरीके उस बच्चे को बाहर निकाला गया और जो बस का कंडक्टर था उसके सहारे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब इसी बीच जो हरियाणा पुलिस है उस पर खबर जाती, वो वहां पर मौके पर पहुंचती है। ये जो घटना है ये आपकी गुरुग्राम की है, रॉयल पब्लिक स्कूल की। जब पुलिस वालों के पास ये खबर जाती है, वो वहां पहुंचते हैं और पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो उनकी जो नजर है वो पहुंचती है कंडक्टर के ऊपर। तो उनका पूरा शक जाता है कि ये कंडक्टर ही कातिल है, किसी ने मर्डर किया होगा। अब उससे पूछताछ करते हैं और सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि जो अशोक है, कंडक्टर, वो वहां पर उस वक्त उसी टाइम पर कुछ टाइम के लिए मौजूद थे। इस बिना पर पुलिस उनको अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है, तो वो अपना गुनाह कबूल भी करते हैं। वो न्यूज वालों के सामने, कैमरे के सामने भी बोलने को तैयार होते हैं और बोलते भी हैं कि उन्होंने इस जुर्म को किया है। उनका कबूलनामा ये था कि वो बाथरूम के अंदर कुछ अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान जो प्रद्युम्न है वो वहां पहुंचता है। 2nd क्लास का बच्चा है, 7 साल उसकी उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा। वो जैसे वहां पहुंचता है तो ये जो कंडक्टर है घबरा जाता है। इसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। ये उस बच्चे को पकड़कर अपनी ओर घसीटता है। घसीटने के बाद कुछ कोशिश करता है कि उसके साथ अश्लील हरकतें कर सके, लेकिन जब वो चिल्लाने लगता है तो जो ये कंडक्टर है घबरा जाता है और घबराने की वजह से चाकू निकाल करके 2 बार उसकी गर्दन पर वार करता है। ये उसका बयान था। अब जो केस है वो पूरी तरह शीशे की तरह साफ था। 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसका बयान ले लिया था। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी, सब स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से सवाल हैं जो उस समय हमारे दिमाग में आ रहे थे, लोगों के दिमाग में आ रहे थे, उनकी माँ बाप के दिमाग में आ रहे थे कि आखिर कैसे कोई मुजरिम अपने गुनाह को कबूल कर सकता है इतनी आसानी से कि डायरेक्टली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ये किया है। ये थोड़ा सा असमंजस में डाल रहा था। इसी बीच जो उनके पिता थे प्रद्युम्न के, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो कंडक्टर है उसने हत्या करी है। वो कह रहे थे कहीं ना कहीं स्कूल वाले कुछ छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई और ही गुनहगार है, ये कंडक्टर गुनहगार नहीं है, क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से अपने जुर्म को कबूल नहीं करता। अब यहां पर उनके पिताजी के बार बार कहने पर
और पब्लिक का जब आक्रोश था कि प्रद्युमन को इंसाफ मिले, इस वजह से लगभग आपका 15 सितंबर को, क्योंकि वो कह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी के लिए, उनको सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी करे, फिर से इंक्वायरी हो, अच्छी इंक्वायरी हो, क्योंकि वो कंडक्टर गुनहगार नहीं है। बार बार उनके फैमिली वालों को, उनके पिताजी का यही कहना था। अब इस बीच जो केस है वो सीबीआई के पास जाता है। सीबीआई अपनी तरीके से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करती है अपनी छानबीन को। वो सीसीटीवी कैमरा देखती है, सारी चीजें चेक करती है, एक एक सीन को रिक्रिएट करती है और देखती है कुछ नए उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मिले। उसी बीच उसको एक 8 सेकंड का वीडियो मिलता है सीसीटीवी कैमरे में, जिसमें जो प्रद्युमन है वो और उसके साथ एक बच्चा जो कि उसी स्कूल का है, वो बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। जब हरियाणा पुलिस ने हालांकि इसको इग्नोर कर दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया था, उनका कहना था कि बच्चा है उसी स्कूल का, वो क्या ही कर सकता है, तो ये उन्होंने इग्नोर किया था। लेकिन यहां पर सीबीआई ने उसको इग्नोर नहीं किया, उन्होंने वहां पर फोकस किया और उस पॉइंट को लेकर के चीजों को फॉलो करना चालू किया। अब उन्होंने, उनका जो शक था उस बच्चे पर गया, उन्होंने उससे पूछताछ करी, उसको जानने की कोशिश करी। अब इसी बीच सीबीआई, जो कि हमेशा करती है कि अगर उसे किसी के ऊपर शक है तो उस इंसान को ऐसा पता ना चले, तो वो उनके जैसे 5-6 लोगों से और पूछताछ करती है। तो इसी बीच उस बच्चे से, जो कि 11th क्लास में था, 16 साल की उम्र होगी उसकी महज, उससे पूछताछ और उसके साथ साथ कुछ और बच्चों से पूछताछ करी गई। इस बीच ये भी पता चलता है कि जिस बच्चे ने सबको बताया था कि जो टॉयलेट है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है या फिर एक बच्चा पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ है, वो वही बच्चा था। अब यहां पर सीबीआई का शक थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था। वो पूछताछ करती है और बिना बताए वो उसका फोन नंबर जो होता है उसको सर्विलांस पे लगाती है। अब उसको फॉलो अप करना चालू कर देते हैं, उस पर फोकस करना चालू कर देते हैं। सीबीआई लगभग 5 बार उससे पूछताछ करती है। 5 बार में वो हर बार अपने बयान में कुछ ना कुछ बदलाव लाता है, वो उसका हर बार बयान बदल जाता है। इससे उनका शक बढ़ता ही जा रहा था। अब सीबीआई जो उसका फोन है उसको टेक ओवर कर लेती है, फोन को ले लेती है। जब वो फोन ले लेती है तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था या ये जो मर्डर हुआ था, इसके 2 दिन पहले तक वो अपने फोन पे कुछ चीजें सर्च कर रहा था। वो ऐसी चीजें थी कि पॉइजन कैसे असर करता है, पॉइजन का असर कितनी देर में होता है, अगर किसी को पॉइजन दिया जाए तो वो कितनी देर में असर करेगा, ये सारी चीजें। 11th क्लास का बच्चा जिसकी उम्र महज 16 साल है, वो ये सारी चीजें गूगल पर सर्च कर रही है, उसके मोबाइल से पता चला। अब इसी बीच जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो वो थोड़ा सा होता है ना कि इतना छोटा बच्चा ये सारी चीजें देख रहा है, ये सारी चीजें ढूंढ रहा है, तो वो थोड़ा सा डाउट जो था वो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा था। फिर इसी बीच उन्होंने 3-4 बार उसको बुलाया और उनके मोबाइल में जो मर्डर के सेकेंड डे था, दूसरे दिन, उस बच्चे ने ये सर्च किया कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उसको कैसे छुपाया जाए, उसको कैसे लोगों की नजरों से हटाया जा सकता है। अब जो पुलिस थी वो पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि ये जो मर्डर है ये कंडक्टर ने नहीं किया है, ये इसी ने किया हुआ। अब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जो उसके माँ बाप होते हैं लड़के के, वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, उसने मर्डर नहीं किया हुआ है। लेकिन अब जो सारी चीजें थी, सीबीआई की जांच थी, वो पूरा इशारा कर रही थी कि नहीं, दोषी अपराधी यही लड़का है। अब इस बीच जब वो उनसे पूछताछ करते हैं, उससे कबूलनामा निकलवाते हैं, तो वो कबूलता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने ही उसको मारा था, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं था, पर्टिकुलर कोई निशाना नहीं था कि हाँ इसी बच्चे को मारना है। वो घबराया हुआ था पेरेंट्स मीटिंग से, वो घबराया हुआ था जो उसके वाइवा एग्जाम्स चल रहे थे, और वो कुछ सूत्रों से यह भी पता चला कि वो पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसको डर था कि अगर एग्जाम होगा वो फेल हो जाएगा या उसके मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे मारेंगे, उसे डांटेंगे। तो किसी ना किसी तरह चाहता था कि ये जो एग्जाम है ये पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम हो ना, स्कूल की बदनामी हो जाए, स्कूल बंद हो जाए। हालांकि उसको ये लग रहा था कि अगर वो कुछ ऐसा करता है जिससे 2-4 दिन स्कूल बंद रहता है, एग्जाम ना हो, तो उसको बड़ा रिलीफ मिलेगा और वो अपनी तैयारी कर लेगा। इसी बीच 2-3 दिनों में उसने प्लान बनाया कि किसी को मार देते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो स्कूल तो बंद हो ही जाएगा, ऐसा उसका सोचना होगा। अब उसने प्लान बनाया, वो चाकू लेकर के आया, लेकिन उसका कोई निशाना नहीं था।
वो किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं मारना चाहता था। दुर्भाग्यवश जो प्रद्युम्न है वो उसके हत्थे चढ़ जाता है और वो उसको वहीं पर मार देता है। हालांकि उसने बहुत कोशिश करी और जो उसके पिताजी भी हैं वो भी बहुत रिच हैं, बहुत धनवान थे। स्कूल के आसपास 500 एकड़ की जमीन उनके पिताजी की भी थी। तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, क्या सोचता होगा। इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड, महज 16 साल की उम्र है जिसको आप नाबालिग बोलते हैं, लेकिन उसका माइंड आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्रिमिनल है। वो किस तरह सिर्फ एग्जाम से बचने के लिए, सिर्फ वाइवा से बचने के लिए, सिर्फ पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए इस हद तक गुजर सकता है, इतना बड़ा कदम उठा सकता है। ये सोचना भी लगभग असंभव सा लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब इस बीच कुछ बातें और निकल करके आती हैं कि अगर बस कंडक्टर जो था वो गुनहगार नहीं था तो उसने क्यों अपने गुनाह को कबूल किया। क्या उस पर दबाव डाला गया, क्या कारण थे जो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने ये सारा कांड किया है, क्या उसे कोई ऑफर दिया गया, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन जब अदालत के पास ये चीज जब वो पहुंचता है कंडक्टर, तो अपने बयान से मुकर भी जाता है। वो कहता है कि मुझ पर दबाव डाला गया था, मुझ पर पुलिस वालों ने मारपीट भी करी थी और वो ये कह रहे थे कि तुम्हें ये बयान देना है और तुम्हें देना पड़ेगा। तो शायद इस वजह से उसने ऐसा किया हो। और ये बहुत सुलझी या अनसुलझी टाइप की कहानी थी। इसको अगर आप समझते हैं तो एक वक्त पे लगता है कि कंडक्टर ने ही सब कुछ किया है, लेकिन दूसरे ही वक्त पर जब हमें ये क्लियर होता है और उस बच्चे ने एक्सेप्ट किया तो हमें विश्वास नहीं होता है कि एक छोटा बच्चा इस तरह की हरकत या इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। अब जो केस है वो इनका चल रहा था उस समय। यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या लगता है ये जो 16 साल का बच्चा है इसको नाबालिग मानना चाहिए? क्या इसका दिमाग आपको नाबालिग लगता है, जो इतने बड़े प्लान को अंजाम दे सकता है, जो इतने बड़े क्राइम को कर सकता है और उसको मिटाने तक की सोच सकता है? क्या ये नाबालिग है? ये हम आप पर छोड़ते हैं। और इसी तरीके की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे भारत 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मैं हूं रणविजय।